गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे कि जो आपके विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी जो होते हैं, उनके प्रभाव को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। अर्थात जो कृषि रसायन में पीड़कनाशी हो, चाहे रासायनिक उर्वरक हो या फिर अन्य कोई खरपतवारनाशी हो, किसी भी अगर जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल हैं, उनके प्रभाव को अगर अपने को कम करना है तो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो उसमें अपन ने रासायनिक उर्वरकों के बारे में चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से हमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना चाहिए, किस प्रकार से अपने को अन्य जो जैव उर्वरक है उसका उपयोग करना चाहिए, आदि तरीकों के माध्यम से अपन ने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि भूमि में प्रबंधकीय व्यवस्था में सुधार करके भी अपन किस प्रकार से आपके जो कृषि रसायन हैं उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आज का है अपना भूमि प्रबंधकीय के द्वारा कृषि रसायन पर नियंत्रण। तो हेडिंग अपन डालते हैं आज की, पहले कृषि रसायनों के प्रभाव पर नियंत्रण। और इसमें अपन ने कल चर्चा कर ली थी रासायनिक उर्वरकों के द्वारा नियंत्रण, और आज दूसरा टॉपिक है अपना भूमि प्रबंधकीय व्यवस्था के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण अपन कर सकते हैं कृषि रसायनों के अंदर। देखो बच्चों, गर्मी के समय में गहरी जुताई की जानी चाहिए खेत में। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो पहला तरीका ये है कि गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई की जानी चाहिए, जिससे गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई की जानी चाहिए, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाए। पहला तरीका है कि अपने को खेत में जुताई जो करते हैं वो काफ़ी गहराई तक करनी चाहिए, जिससे हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, अर्थात जो दलहनी फसलें होती हैं, उन दलहनी फसलों के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग करना चाहिए, अर्थात फसल चक्र को अपनाना चाहिए। एक बार दलहनी फसलें बोनी जानी खेत में और उसके बाद उसके ऊपर तिलहनी फसलें उगाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर है फसल चक्र अपनाकर प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाना चाहिए। प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाना चाहिए फसल चक्र के द्वारा। इसके अलावा यदि अपने को भूमि में सुधार करने की और अगर हम बात करें तो बच्चों, सामान्यतः जो दलहनी फसलें होती हैं उन फसलों के ऊपर तिलहनी फसलें उगाई जानी चाहिए। दलहनी फसलों पर तिलहनी फसलें उगाई जानी चाहिए। फसल चक्र अपनाकर हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा तिलहनी और तिलहनी फसलों को बार बार एक के ऊपर एक उगाकर हम जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों,
जो मिट्टी होती है खेत के अंदर उसको बार बार उलटना पलटना रहना चाहिए, जिससे जो जैविक अंश होते हैं, फसलों के जो जैविक अंश होते हैं, उनके किण्वन की प्रक्रिया के बाद खेत के अंदर जैविक खाद तैयार हो जाए। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, खेत में मिट्टी को बार बार उलटते पलटते रहने से फसलों के अंश से जैविक खाद तैयार हो जाती है। देखो बच्चों, क्या होता है कि खेत में मिट्टी को बार बार उलटने पलटने से फसलों के अन्न से जो जैविक खाद होता है वो तैयार हो जाता है। तो अपन इन तरीकों के माध्यम से जो भूमि में प्रबंधकीय व्यवस्था के माध्यम से कृषि रसायनों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आगे है बच्चों, जो नाशी रसायन हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, उनसे संबंधित हम क्या सुधार कर सकते हैं। तीसरा है अपना नाशी रसायनों संबंधी। राशि रसायनों संबंधी यदि हम बात करें तो किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, नाशी रसायनों की यदि आवश्यकता है तो ही हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, अनावश्यक रूप से नाशी रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि इसका उपयोग किया भी जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो पहला जो इससे संबंधित अपने की सुझाव है वो ये है कि नाशी रसायनों का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। नाशी रसायनों का प्रयोग क्या करना चाहिए बच्चों, अपने को बहुत कम करना चाहिए। इसके अलावा नाशी रसायनों के जगह पर जैविक कीटनाशकों का अपने को प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। जहाँ तक संभव हो सके नाशी रसायनों की जगह जैविक कीटनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बच्चों अपने को जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए नाशी रसायनों के जगह पर। इसके अलावा बच्चों ऐसी फसलें तैयार की जानी चाहिए जो प्रतिरोधी हों, अर्थात नाशी रसायनों के प्रभाव की प्रयोग की अपने को आवश्यकता ही नहीं हो। ऐसी प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके ऊपर रोग ही ना लगे। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिरोधी किस्म की फसलों का उपयोग, प्रतिरोधी किस्म की जो फसलें होती हैं उन फसलों का अपने को उपयोग करना चाहिए। इन फसलों के उपयोग से सामान्यतः जो कीटनाशी होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो नाशी रसायन होते हैं, उनके प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो जहाँ पर जैव कीटनाशियों का निर्माण होता है उन जगहों पर उनसे संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से प्रयोग होना चाहिए कि ये रसायन इस ये जो पेस्टिसाइड्स हैं उसमें जो ये केमिकल है वो इतनी ही मात्रा में उपयोग हो, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं हो। तो अपने को ध्यान रखना है कि इनके निर्माण के समय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके इनके निर्माण के समय इनके नियमों का जो प्रयोग है वो कैसा किया जाना चाहिए, वो कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, खरपतवार नाशियों के स्थान पर अपने को जो निराई गुड़ाई है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। खरपतवार को हम भौतिक विधियों से भी अलग कर सकते हैं, खरपतवार नाशी रासायनिक विधियों के द्वारा अलग करते हैं, तो अपने को निराई और गुड़ाई के द्वारा खरपतवार को दूर करना चाहिए, ना कि अपने को खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी की जगह है निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। निराई गुड़ाई की जानी चाहिए खरपतवार नाशी की जगह पर। इसके अलावा बच्चों, आपके विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, अर्थात जो अनाज खाने योग्य हैं, फल जो खाने योग्य हैं, सब्जियां खाने योग्य हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम किया जाना चाहिए। और जो अपने व्यापारिक फसलें होती हैं जैसे कपास हैं, इसके अलावा आपके जूट है, पटसन है, ऐसी फसलों के अंदर ही पेस्टिसाइड्स का उपयोग ज़्यादा करें। अर्थात खाद्य फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो अपन यहाँ लिखते हैं खाद्य फसलों पर हमें नाशी रसायनों का प्रयोग कम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके नाशी रसायन जो होते हैं उनका प्रयोग अपने जो खाने योग्य फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें जो होती हैं, उन फसलों के ऊपर अपने को कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, अपन और सुधार कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, अपने को क्या करना है कि हमें खतरनाक कुछ खरपतवारें होती हैं जैसे गाजर घास हैं, ऐसी खतरनाक खरपतवारों को अपनों को खेत में से निकाल कर जला देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अपने को जन जागृति के द्वारा जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं, जो चाहे खरपतवार नाशी हो, चाहे रोग नाशी हो, चाहे कीटनाशी हो, इनके प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए इनकी संबंधित जो इनसे दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों के बारे में लोगों में जन जागृति की जानी चाहिए। जन जागृति के द्वारा हम इन फसलों पर कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें, इस संबंध में लोगों को समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके प्रयोग पर नियंत्रण करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं वो जहरीलेपन के आधार पर कितने भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अपन आगे लिखते हैं जहरीलेपन के आधार पर, जहरीलेपन के आधार पर कृषि रसायनों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, जहरीलेपन के आधार पर यदि हम बात करें तो जो कृषि रसायन होते हैं उनको अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसके बारे में देखें तो बच्चों कृषि रसायनों को इस आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 4 भागों में इनको बांटा गया है। जो कृषि रसायन हैं उनको 4 भागों में जहरीलेपन के आधार पर इनको बांटा गया है। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ, इनको इस आधार पर 4 भागों में बांटा
गया है। इस आधार पर बच्चों इनको क्या किया गया है, 4 भागों में इनको बांटा गया है, 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये रसायन जो होते हैं वो होते हैं अत्यधिक जहरीले। पहला जो रसायन है वो है अत्यधिक जहरीला। पहला जो है वो क्या है बच्चों, वो है अत्यधिक जहरीला। दूसरा होता है आपका अधिक जहरीला, दूसरा होता है अधिक जहरीला। तीसरे कैटेगरी की यदि हम बात करें तो उसमें रखा गया है बच्चों इनको मध्यम जहरीला, मध्यम जहरीला। और फिर है आपके मध्यम जहरीला है और उसके बाद है कम जहरीला, कम जहरीला। इस प्रकार से बच्चों इनको 3 भागों में बांटा गया है, अत्यधिक जहरीला, अधिक जहरीला, मध्यम जहरीला और कम जहरीला। ये जो रसायन होते हैं, इन रसायनों के जो डिब्बे होते हैं, इनके जो पैकेट होते हैं, उन पैकेटों के ऊपर एक त्रिभुजाकार इस प्रकार की एक संरचना बनी होती है, एक डिब्बा होता है इस प्रकार का, और उसका एक विशेष रंग होता है। ये रंग ही इसकी पहचान होती है कि अपन इस कलर को देख के भी बता सकते हैं कि इसका जहरीलापन कम है या ज़्यादा है। यदि हम बात करें तो आपके कुछ रसायन हैं जिनमें यदि इस प्रकार का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो यदि लाल रंग में है तो बच्चों कैसा है वो अत्यधिक जहरीला होता है। लाल रंग की स्थिति में वो कैसा होता है, अत्यधिक जहरीला होता है। यदि ये लाल रंग का ना होकर पीले कलर में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके अधिक जहरीले प्रकृति का है। और इसी प्रकार यदि ये पीले रंग का ना होकर नीले रंग का होता है तो बच्चों ये होता है मध्यम जहरीला प्रकृति का। इसी प्रकार यदि ये जो डिब्बा है, ये सिंबल है, ये जो प्रतीक है वो हरे रंग का बना हो तो हरे रंग की स्थिति में ये आपके कम जहरीले कृषि रसायन को प्रदर्शित करता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इन रसायनों के कि आपके अत्यधिक जहरीले प्रकृति के कुछ रसायन हैं, जैसे आपके फोरेट है, मिथाइल पैराथियोन है। जैसे फोरेट और मिथाइल पैराथियोन, ये आपके अत्यधिक जहरीले कृषि रसायन होते हैं। फोरेट और मिथाइल पैराथियोन जो होता है वो आपके काफ़ी जहरीला होता है। इसकी 1 से 5 मिलीग्राम मात्रा यदि डायरेक्ट आपके मुंह में संपर्क में आ जाती है तो इसका प्रभाव शरीर पे विपरीत पड़ता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और यदि इसकी मात्रा 1 से लेकर 200 मिलीग्राम तक त्वचा के संपर्क में आती है तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या होता है, जहरीला होता है। फोरेट और मिथाइल पैराथियोन। दूसरे प्रकृति का आपके जो अधिक जहरीला कैटेगरी के जो रसायन हैं उसमें यदि हम बात करें तो आपके डाइक्लोरोवास है, एग्जाम्पल है डाइक्लोरोवास, एक कृषि रसायन है जो आपके किस श्रेणी का है, अधिक जहरीले प्रकृति का है। साइपरमेथ्रिन है, एक साइपरमेथ्रिन है, ये भी आपके अधिक जहरीली प्रकृति का क्या है, आपके रसायन है। इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो यदि ये 51 से लेकर आपके 600 मिलीग्राम तक तो ये त्वचा के संपर्क में आए, ये तो त्वचा है, मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, ये तो है त्वचा, ये तो है मुख और ये है त्वचा। इनकी मात्रा है मिलीग्राम में। इसकी तो 1 से 5 तक थी और यहाँ पे है आपके 1 से लेकर 50 तक। त्वचा के संपर्क में आने पर ही ये अपना प्रभाव छोड़ देता है और ये 1 से 5 मिलीग्राम आपके किसके संपर्क में आने पर, त्वचा के संपर्क में आने पर अपना प्रभाव छोड़ देता है।
इसके अलावा 51 से 60 मुख में, और इसके अलावा ये 201 से लेकर आपके यह होता है 2000 तक। मध्यम जहरीले प्रकृति के जो यौगिक हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपके हैं मेलाथियोन। मेलाथियोन जो होता है, ये मेलाथियोन बच्चों आपके मध्यम जहरीला प्रकृति का कृषि रसायन होता है। और इसके अलावा कार्बेंडेजिम होता है एक, कार्बेंडेजिम, यह भी आपके मध्यम जहरीले प्रकृति का होता है। इसकी मात्रा आपके 501 से लेके, इसकी मात्रा 501 से लेके 5000 मिलीग्राम मुंह के संपर्क में आने पर ये अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। और 2001 से लेके आपके 20,000 तक की मिलीग्राम की मात्रा यदि त्वचा के संपर्क में आती है तो अपना जहरीला प्रभाव ये छोड़ देता है। इस प्रकार से बच्चों आपके ये मध्यम जहरीले प्रकृति के यौगिक हो गए हैं। इसके अलावा आपके मेकाजेब है, इसके अलावा सल्फर है। सल्फर का 80% जो सॉल्यूशन है वो अगर होता है तो आपके कम जहरीले श्रेणी के ये क्या है, ये कृषि रसायन है। और इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा, लगभग 5000 से ऊपर की मात्रा होती है तो ये अपना जहरीला प्रभाव दिखाते हैं मुख के संपर्क में आने पर। और 20,000 से यदि अधिक मात्रा में, 20,000 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में यदि ये त्वचा के संपर्क में आते हैं तो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इससे संबंधित कुछ अन्य जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर है आपके अगला टॉपिक जो है पीड़कनाशियों का प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि। ये क्या होती है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। पीड़कनाशियों के प्रयोग के बाद प्रतीक्षा अवधि, ये क्या होती है बच्चों? पीड़कनाशियों के प्रयोग करने के बाद, किसी भी फल सब्जी फसल के अंदर यदि हम किसी पीड़कनाशी का प्रयोग कर देते हैं तो प्रयोग करने के बाद कितने समय बाद हम उस फसल को अपने काम में ले सकते हैं, अर्थात कितने समय तक उस पीड़कनाशी का प्रभाव उस फसल के अंदर रहता है, ये उसकी प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि किसी पीड़कनाशी के प्रयोग के कितने समय बाद उस फसल का उपयोग खाने में किया जा सकता है, यह उसकी प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। कितने समय बाद हम उसको खाने में प्रयोग में ले सकते हैं, ये उसकी प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। देखो बच्चों, इसको अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कितने समय तक फसल के ऊपर आपके उस पेस्टिसाइड्स का, उस कृषि रसायन का प्रभाव रहता है, ये उसकी प्रतीक्षा अवधि होती है। इसको दूसरी तरीके से हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जितने समय तक कृषि रसायन का प्रभाव फसल पर रहता है, यह उसकी प्रतीक्षा अवधि कहलाती है।
जितने समय तक क्या होता है बच्चों, कृषि रसायन का प्रभाव फसल पर रहता है, ये उसकी प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। अब बच्चों अपन यहाँ बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी प्रतीक्षा अवधि अलग अलग होती है। कुछ की बहुत ज़्यादा समय तक होती है, कुछ की कई दिनों तक की होती है और कुछ की कई घंटों तक की ही होती हैं। अर्थात ये अलग अलग समय तक होती है प्रतीक्षा अवधि। यदि हम बात करें तो कुछ केमिकल्स हैं जिनके साधारण रूप से अगर हम बात करेंगे तो एल्ड्रीन जो होता है, इस एल्ड्रीन की प्रतीक्षा अवधि की यदि हम बात करें तो आपके एल्ड्रीन की प्रतीक्षा अवधि होती है 10 से लेकर 20 दिन। 10 से 20 दिन एल्ड्रीन की प्रतीक्षा अवधि 10 से 20 दिन की होती है। डीडीटी की प्रतीक्षा अवधि जो होती है वो भी 10 से 20 दिन होती है। डीडीटी की प्रतीक्षा अवधि होती है 10 से 20 दिन तक। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो आपकी फोरेट जो होती है उसका प्रभाव 25 से 30 दिन तक फसलों पर रहता है। फोरेट का प्रभाव 25 से 30 दिन तक, ये अत्यधिक जहरीली होती है, इसलिए इसकी प्रतीक्षा अवधि भी ज़्यादा होती है। डाईएल्ड्रिन की प्रतीक्षा अवधि 20 से लेकर 30 दिन तक की होती है। डाईएल्ड्रिन की प्रतीक्षा अवधि की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 25 दिन तक डाईएल्ड्रिन का जो प्रभाव होता है वो फसलों के ऊपर रहता है। डाइजीनोन की अगर हम बात करें तो डाइजीनोन 12 से 50 दिन तक अपना प्रभाव रखती है। डाइजीनोन 12 से 50 दिन तक, ये सारे बच्चों अपन दिन की बात कर रहे हैं, ये 50 दिन तक अपना प्रभाव रखती हैं फसलों के ऊपर। इस प्रकार से बच्चों कई प्रकार के पीड़कनाशी हैं जिनके आप बुक से देख के याद रखिएगा। ये मोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। बाकी और भी पीड़कनाशी हैं जिनकी प्रतीक्षा अवधि अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे यदि हम बात करें तो आपके मेलाथियोन की होती है 5 दिन तक,